दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो बाय सुपरगेट। दिस इज मेहताब आलम, योर कमर्शियल एंड बच्चा एनसीईआरटी हाइलाइट्स वाली सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा, जैसा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। यानी आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे एंड समझेंगे कि यार इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज हम सब ने सुना है कि भाई एनसीईआरटी ग्रंथ होता है, यानी एनसीईआरटी को बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में पढ़ना होता है। तो यार आप लोग अपना टाइम काहे वेस्ट करोगे, मैं यहाँ पे करवा देता हूं और साथ में मेरे आप लोग पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम कर लो एनसीईआरटी एक एक चैप्टर का, ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल पे क्वेश्चंस बनाया जाए, कितना ही टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाए, हम करने के लिए केपेबल है। इज इट? तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से एंड देखते हैं इन चीजों पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एंड क्या हम लोग केपेबल है अपने आंसर को मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया भाई कि जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, हम सबको बताया कि भाई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले हमें मालूम है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा होगा और हम सबको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी कि साल के एंड में जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने पे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। देन साथ ही साथ में आप लोगों को बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, देन नोट्स टू अकाउंट एंड द थिंग इज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं फर्दर चीजों की। तो बोला गया भाई कि बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें हैं, दीज आर समराइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओके, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी चीजें हैं, हम ये बोल सकते हैं बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो बी नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट? तो ठीक है भाई, विच प्रोवाइड द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनीज। ये तो हम सबको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका होगा वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है। अब बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम लोग सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या करने वाले, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करने वाले और इंटरप्रेट करने वाले। हम मतलब समझने वाले कि भाई बेसिकली एनालिसिस किया जाए, समझा जाए कि क्या हमने डिसाइड किया था, कितना इफेक्टिवली हम वर्क करके हुए, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हमारा इंक्रीज हुआ है, एफिशिएंसी हमारी कैसी चल रही है। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं डेप्थ में जाके। इज इट? तो बेसिकली हमेशा बोला जाता है, इफ यू वांटेड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ टूल्स को यूज किया जाता है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर पाओ। इज इट? तो हमने बोला व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इज इट? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर बात की जाए कि फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है। तो हमने बोला बेसिकली सर, दिस रिक्वायर्स अ प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये दो चीजें मैंने बोला, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों ना साथ साथ चलते हैं, यानी कि भाई दोनों एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एनालिसिस हो रहा है तो इट मीन इंटरप्रिटेशन होगा। विदाउट इंटरप्रिटेशन एनालिसिस मीनिंगलेस है हमारे लिए। और अगर एनालिसिस नहीं है और इंटरप्रिटेशन करे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट। इज इट? आगे बढ़ते हैं बच्चा, बोला गया नंबर ऑफ टेक्निक टूल्स हैव बीन डेवलप्ड बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। कुछ टूल्स हम लोग पढ़ते हैं एंड वो टूल्स किन्होंने, मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रहे हैं जिन्होंने कुछ टूल्स दिए हैं, जिन टूल्स को यूज करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। एंड वो टूल्स ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बेसिकली इससे हमें कुछ टूल्स पढ़ने को मिलते हैं एंड वो टूल्स को हम एनालाइज करेंगे आगे चल के। मीनिंग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में पता हो, आपको ये समझना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो बोला जाता है कि भाई बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग अगर फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फाइनेंशियल एनालिसिस। गॉट इट? ठीक है सर। अब इसमें बोला गया बेसिकली भाई कि कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो जब कोई दो डिफरेंट फैक्ट्स को, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करो, एनालिसिस करो, तो उसका मतलब कंपैरिजन करो। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि भाई मेरे पास सपोज रोहित शर्मा का रिपोर्ट कार्ड है एंड मेरे पास विराट कोहली का, मतलब रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस बेसिकली हम बात करें कि उन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले, कितने वनडे मैच खेले, कितनी सेंचुरी मारी है, क्या उनका स्ट्राइक रेट है। तो मैंने एक जगह पर क्या रखा, मैंने एक जगह पर विराट कोहली का पूरा डेटा रखा एंड एक जगह पर मैंने रोहित शर्मा का डेटा रखा। अब मेरे लिए ये पॉसिबल है कि भाई मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करके बता पाऊं कि दोनों में से अच्छा बैट्समैन कौन है ना, दोनों में से अच्छा स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है, दोनों में से टेस्ट में कौन अच्छा कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस आपने कंपैरिजन किया, उस कंपैरिजन के बेसिस पे आप ये बात कह सकते हो कि हाँ, विराट कोहली जो है ना ज्यादा अच्छा बैट्समैन है एज कंपेयर टू रोहित शर्मा, जस्ट बिकॉज कि उसका डेटा हमने एनालाइज कर लिया। इज इट?
तो यही चीज होती है, दो कंपनी के बीच में आप कंपैरिजन करते हो, और द थिंग इसके 2 ईयर्स के बीच में भी कंपैरिजन करते हो। Got it? तो सबसे पहले तो इसको मैं बता देता हूं, इस बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पहले समझना है कि अगर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो एनालिसिस मतलब सिंपल सी बात है भाई, एनालिसिस मतलब क्या है? तो एनालिसिस मतलब है कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को आप कंपेयर करते हो, और जब आप कंपैरिजन करो फैक्ट्स एंड फिगर्स का, तो अब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको या तो दो डिफरेंट कंपनी के मिल सकते हैं। इज इट? अगर दो डिफरेंट कंपनी का डेटा आप कंपेयर करते हो, एनालाइज करते हो, यानी कि बेसिकली एक कोई कंपनी है, इज इट, एंड एक दूसरी कंपनी है, तो आप बोला ठीक है सर, दो कंपनी है एंड एक कंपनी का नाम रख दिया हमने ए, एक कंपनी का नाम रख दिया हमने बी। अब अगर ए कंपनी के डेटा का कंपैरिजन हो रहा है बी कंपनी के साथ, तो ये एनालिसिस हो रहा है, कंपैरिजन मतलब एनालिसिस, इज इट? तो आपने हाँ सर। अब ये कौन सा एनालिसिस कहलाएगा? व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली? तो जब दो कंपनी के बीच में अगर सपोज करो बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे बोलेंगे, एक चीज तो ये हो गई, अभी हम इसको समझते हैं। एंड एक हो गया बच्चा हमारा, अगर सेम कंपनी के अंदर सेम कंपनी के अंदर अगर आप सपोज 2023 का कंपैरिजन कर रहे हो 2024 के साथ, इज इट? सेम कंपनी का डेटा अगर आप कंपेयर कर रहे हो 2023 एंड 24 के साथ, तो बेसिकली इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चा? इसको बोल दिया जाता है इंट्रा, इज इट? और इसको बोल दिया जाता है इंटरफर्म एनालिसिस। करेक्ट? सो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस आपसे आएंगे, पूछे जाएंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर इन दो चीजों को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे लिए कि फाइनेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं, जिनको आप कंपेयर करके कंप्लीटली एनालिसिस कर सकते हो। एंड इंटरप्रिटेशन टू गेन एन इंसाइट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये दो मेन चीजें हैं, दो मेन रीजंस हैं। आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो फाइनेंशियल एनालिसिस की दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस के जो टूल्स उनको यूज करके आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो। गॉट इट? देन आगे बढ़ते हैं, बोला गया था टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एनालिसिस, so it means it will be classified into two different categories. First will be analysis of financial statement and the thing is की interpretation of financial statement। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फाइनेंशियल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। आप इनमें से कोई एक चीज नहीं रख सकते, एक चीज को हटा नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, द टर्म एनालिसिस मींस सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा by methodical classification given the financial statements। interpretation means explain the meaning significance of the data। got it? ठीक है भाई। अब एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, डैश इज मीनिंग, डैश इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन, तो योर आंसर विल बी एनालिसिस। ओके, या एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट डैश। तो यहां से क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है, और एक डायरेक्ट लाइन आएगी एनसीईआरटी की, अगर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। तो यहां भी पूछा जा सकता है कि इंटरप्रिटेशन विदाउट डैश इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। तो यहां पर भी आपको इंटरप्रिटेशन एनालिसिस साथ साथ लेके चलना है। गॉट इट? तो बढ़िया है भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे समझनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ जजमेंटल प्रोसेस दैट एम्स एस्टिमेट द पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है? तो आप जब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो, तो आप ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस को लेकर के, तो इट मींस कि हम अपनी इस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस साल की एफिशिएंसी, इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। राइट? तो हम देखते हैं कि यार ईयर टू ईयर हमारी कितनी ग्रोथ चल रही है, ईयर टू ईयर हम कितना एफिशिएंट है, ईयर टू ईयर हम कितना प्रॉफिटेबल है। इन सब चीजों को लेकर बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। With primary objective determining the best possible estimate and prediction about the future condition। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई बेसिकली predictions about the future conditions। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि भाई व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइक एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो क्या आंसर होगा? तो आप बोलोगे सर बेसिकली इसका आंसर होता है कि वी आर गोइंग टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू टेक द फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस। इज इट? हम फ्यूचर के फाइनेंशियल डिसीजंस को लेना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम उन डिसीजंस के लिए फैक्टर्स जो है ना इन फाइनेंशियल एनालिसिस से निकालते हैं। इज इट? तो बढ़िया है भाई। अब बोला गया बच्चा थ्रो लाइट ऑन द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ। हमें ये पता चलता है फाइनेंशियल एनालिसिस करके कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, जहां पे बहुत ज्यादा हम स्ट्रांग है, हमारी कंपनी के वीक एरियाज क्या है, जहां पे हमें कहीं ना कहीं चेंजेस करने चाहिए, जहां पे हमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है सर। अब एक चीज और बहुत अच्छे से समझाई गई है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सबसे पहले।
अब क्या बोला गया है कि भाई विच कैन बी यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग विद इन्वॉल्विंग कंपैरिजन विद अदर फर्म्स। देखो, अदर फर्म के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो कभी भी, मैंने क्या बोला अभी, जैसे मैंने आपको इंटर फर्म एनालिसिस समझाया, मैंने क्या बोला, अदर फर्म के साथ अगर हम कंपैरिजन कभी भी करते हैं तो इट इज ऑल्सो बी नोन एज इंटर फर्म एनालिसिस। एंड द थिंग इज, किसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन कि भाई क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है, कि जब आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हो, सो दिस कंपैरिजन विल बी नोन एज, या इस टाइप के एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोला जाता है। एंड विद फर्म्स ओन परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम पीरियड, अगर हम अपनी ही कंपनी के पिछले साल के डेटा को करंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, तो योर आंसर विल बी टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके, तो ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस एंड द थिंग इसकी टाइम सीरीज एनालिसिस। करेक्ट, तो बढ़िया है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ऑल्दो बहुत ज्यादा चीजें इस चैप्टर में हमें नहीं मिलती, हमें फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स बस पढ़ने होते हैं एंड उसके बाद उसको बहुत ज्यादा डीप में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ना होता है। कंपैरेटिव कॉमन सेंस का अपना एक चैप्टर है, रेशियो का अपना एक चैप्टर है, कैश फ्लो का अपना एक चैप्टर है, जो कि हम आगे जाके करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ना एक तरह से बेसिक्स बताए गए कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो आपसे बोला गया है बेसिकली भाई कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस करता कौन है भाई? तो ऑब्वियस है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे पहले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और उसके बाद और भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फाइनेंशियल एनालिसिस के डेटा को जानने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए। तो भाई कौन कौन है, बाय द और बाय पार्टीज आउटसाइड ऑफ द फर्म। तो आउटसाइड ऑफ द पार्टी के बारे में जब बात होती है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकलता है कि ओनर्स को आउटसाइडर्स माना जाता है या इंटरनल। तो इंटरनल में मैनेजमेंट आ जाता है, इज इट। फिर बाद में हम बोलते हैं भैया कि ओनर्स हो गए, ट्रेड ओनर्स को भी क्यों बोला जाता है बच्चा एक्सटर्नल, बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो कि एज सच हम बात करें एज एन कंपनी, आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैंडेटरी होते हैं आपके ऊपर। तो वैसे ही आप एक फीचर ऑफ अ कंपनी की जब हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई कंपनी के फीचर पढ़ा दो सर, तो फीचर में एक चीज हमने पढ़ी हुई कि सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इट मींस कि भाई जो हमारा ओनर है एंड जो बिजनेस है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। मतलब ऑब्वियस है भाई, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड जो उस कंपनी का ओनर है वो एक नेचुरल पर्सन है। सो दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों आपस में सेपरेट है। तो दैट्स व्हाई हम उसको इंटरनल पार्ट नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर्स। ओके, ट्रेड क्रेडिटर्स भी आउटसाइडर्स है, लेंडर्स ऑब्वियस है, इन्वेस्टर्स, अब लेबर यूनियंस, एनालिसिस्ट एंड द थिंग्स के अदर्स। तो ये सारे पार्टीज भी इंटरेस्टेड होते हैं फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस के डेटा को जानने के लिए, ठीक है। अब हमने बोला द नेचर ऑफ एनालिसिस विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। अब कौन से पर्सन को, जो हमने पार्टीज पढ़ी, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, तो जो पार्टीज हमने पढ़ी हैं, अब इनमें सारे डेटा इनको चाहिए होता है क्या? नहीं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द पार्टी, कि बेसिकली उनका थॉट क्या है। अब एक सप्लायर है तो वो ये देखेगा कि भाई इस कंपनी में जो पेमेंट्स हैं वो टाइम पे हो जाते हैं कि नहीं होते, तो ये देखेगा भाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बेसिकली। अगर हम बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स देखेंगे भाई कितना ईयर टू ईयर ये लोग ग्रो कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी। तो टोटली डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ अ पार्टी, कि भाई पार्टी का थॉट प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट को लेता है। सारी रिपोर्ट सबके काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एंड यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्या, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है हमें, फाइनेंशियल एनालिसिस यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स इन द फॉलोइंग वेज, इज इट। तो इनमें कुछ पार्टीज बताई गई, बहुत रेयर आता है एग्जाम में, बट द थिंग इसके अगर आएगा तो कितना बस आपको पता होना चाहिए, इतना मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो फाइनेंशियल मैनेजर, अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, फाइनेंस मैनेजर के लिए बेसिकली क्यों जरूरी है फाइनेंशियल एनालिसिस को जानना या फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट को समझना, तो बेसिकली फाइनेंशियल जो मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस कहाँ है, कहाँ पे हमारा फंड जो है वो वेस्ट हो रहा है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी चल रही है। ऐसा तो नहीं कि भाई कल को अगर हमें इमरजेंसी में फंड चाहिए होगा तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, बिकॉज फाइनेंस मैनेजर का ही काम होता है ये फाइंड आउट करना कि भाई कितना फंड चाहिए कंपनी के अंदर, और वो कहाँ से एक्वायर किया जाए, डेट से उठाया जाए या बेसिकली वो पैसा इक्विटी के थ्रू उठाया जाए, या पैसा कितना अलोकेट किया जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए या आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के लिए। तो ये सारे काम फाइनेंशियल मैनेजर के हैं। अब उनको अपना काम करने के लिए, उनको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, जिसमें मैंने बोला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इज इट। बाकी अपनी जो मेन चीज है, द टेक्निक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल
enabling the finance manager to make constant review of the actual financial position of the firm to analyze the cause of major deviation. तो फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू कंटिन्यूसली रिव्यू करता रहता है इन सारे टर्म्स को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को एंड क्रेडिट वर्दीनेस को, ताकि उसको अर्ली सिग्नल्स मिल जाए एंड आगे के लिए वो प्रिपेयर्ड हो पाए कि भाई आगे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जिनको हमें टाइमली रिमूव करते चलना है। टॉप मैनेजमेंट ऑब्वियस है भाई, टॉप मैनेजमेंट यानी सारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हर चीज के लिए, उनके लिए क्यों फाइनेंशियल एनालिसिस को समझना जरूरी है? बिकॉज इट हैज अ ब्रॉड स्कोप विद इंक्लूड्स top management in general and other functional manager, because all the managerial activities which is to be performed by the middle level of management या lower level of management it is controlled by the top level management, is it? maximum time पे देखा जाता है कि top level ही सारे आदेश ऑर्डर देता है एंड उन ऑर्डर्स जो दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑर्डर्स दो, उसके अकॉर्डिंग ही आप मैनेजर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओ। गॉट इट? तो ऑल दो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास नहीं है। मोस्ट एफिशिएंट द फर्म फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड। फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ से इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेजरिंग द सक्सेस ऑफ द कंपनी ऑपरेशंस, अप्रेजिंग द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई कि उनकी मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल को समझना जरूरी है। कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है उसको समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ पाए। अब अगेन जब हम ट्रेड पेबल की बात करेंगे तो ट्रेड पेबल आप सबको पता है, ट्रेड पेबल का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर आपने कुछ गुड्स उधार में खरीदे हैं तो ट्रेड पेबल भी समझना चाहता है कि भाई इस कंपनी की क्रेडिट जो जो टाइम पे पेबैक पीरियड है वो कैसा चल रहा है, क्या ये टाइम पे पैसा अपना चुका देती हैं अगर ये उधार लेती हैं तो टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ट्रेड पेबल क्या जाना चाहेगा बच्चा? तो ट्रेड पेबल जानना चाहेगा कंपनी से उसके फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू कि इनके शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस को मीट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है, इज इट? ताकि उनको लगे कि हाँ भाई हमें गुड्स उधार में देना चाहिए, नेक्स्ट ईयर नहीं देना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंटिन्यू एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। ये भी चेक करना होता है कि इस साल चलो इन्होंने अपना पैसा चुका दिया सही टाइम पर, बट क्या आगे इनकी कैपेबिलिटीज है कि ये टाइम पे पैसा चुका दे? तो ये सारी चीजें एक ट्रेड पेबल जानना चाहता है। लेंडर क्या हो जाएगा भाई? तो सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आर कंसर्न विद द फर्म्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड सर्वाइवल। तो जो लेंडर्स होते हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं एंड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड या फॉर जनरली हमने जैसे पैसा उठाया बैंक लोन एंड ऑल सारी चीजें, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी के पास कितना पोटेंशियल है, कितने साल के लिए पोटेंशियल है, क्या कंपनी कर रही है, किस तरह की ग्रोथ है, तो ये सारी चीजें लेंडर्स जानना चाहता है। दे एनालाइज द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, उनको फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है। देन सिंपल सी बात है भाई, एक चीज और हम यहाँ समझेंगे कि भाई ये टू बी एबल टू पे इंटरेस्ट एंड repay द प्रिंसिपल एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस सोर्स ऑफ फंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, इज इट? तो यहाँ पे ही देखना होता है, कोई भी लेंडर पैसा देगा तो वो क्या देखना चाहेगा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है। ऐसा तो नहीं कंपनी के अंदर अगर कंपनी के पास टोटल कैपिटल 50 करोड़ रुपए का है, उसमें से 45 करोड़ रुपए सिर्फ डेट से आया, तो कोई भी लेंडर डरेगा पैसा देने में कि भाई इनके ऊपर तो वैसे ही बहुत डेट है। अगर कंपनी के पास टाइम टू टाइमली प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो कोई भी लेंडर देने से डरेगा पैसा, क्यों? क्योंकि वो सोचेगा इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। तो हर लेंडर ही चाहता है कि ये फाइंड आउट कर ले पहले कि भाई क्या इनके कैपेबिलिटीज हैं कि टाइमली अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में देते जाएं, इज इट? या एक टाइम तक इंटरेस्ट देते जाएं, बाद में ये लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद 10 साल बाद क्या अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें लेंडर्स को देखनी होती है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स क्या देखेगा? इन्वेस्टर्स देखेगा बच्चा बेसिकली इंटरेस्टेड अबाउट द फर्म्स अर्निंग, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, एंड द थिंग इज की इंटरेस्टेड अबाउट द एनालिसिस ऑफ द फर्म प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये लोग प्रॉफिट पे देखेंगे, काम करेंगे। इन्वेस्टर्स इज ऑल अबाउट कि भाई वो देखेगा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस वो एक तरह का ओनरशिप ही ले रहा है, क्योंकि वहां पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, वो तो ये देखेगा अगर मैं इस कंपनी के अंदर 100 करोड़ रुपए डालूंगा तो क्या मेरा पैसा, मुझे जितना मेरा पैसा यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ज्यादा रिटर्न मुझे कहीं और मिल जाए। ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा डालते हैं, तो वो दो चीज देखेंगे, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है एंड द थिंग इज की प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कितना पोटेंशियल इनके पास प्रॉफिट अर्न करने का। करेक्ट? और बोला जाता है बच्चा कि वो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी देखते रहेंगे टू असरटेन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फर्म्स अर्निंग एंड रिस्क, क्योंकि ज्यादा अगर डेट से पैसा उठाया जाता है तो इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में पैसा डालने में डरते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जितना भी रेवेन्यू होगा या जितना भी प्रॉफिट होगा वो तो इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, तो हमारा जो पैसा लग रहा है एज एन इक्विटी वो रिटर्न तो हमें देगा ही नहीं। ओके, तो चल
अब आपने बोला बेसिकली दे ऑल्सो वैलिड द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट डिटरमाइन वेदर अ चेंज इज नीडेड और नॉट। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि जनरली इन्वेस्टर्स आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज का भी पार्ट होते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है आपकी कंपनी में, तो वो आके क्लियरली बोलते हैं कि भाई ये चीज करो, आप ये वाला प्रोडक्ट बंद करो, ये वाला प्रोडक्ट चलाओ, इस प्रोडक्ट से आपको लॉस हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। तो वो एक तरह से आपको सजेशन दे सकते हैं, एंड वहां पर अगर उनके पास अच्छा खासा राइट है तो वो उस चीज को बिल्कुल ओन करके बोल सकते हैं कि भाई आप ऐसा करो, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट? तो ऑब्वियस हर कंपनी के लिए बोला जाता है कि जो कंपनी बूटस्ट्रैप है, जिन्होंने पैसा नहीं उठाया इन्वेस्टर से, वो अपने हिसाब से उनका कंट्रोल पूरा ओवर द कंपनी उनके ऊपर उनके पास होता है। बट जैसे आप इन्वेस्टर से पैसा उठाते हो तो आपका कंट्रोल लूज हो जाता है और आपको इन्वेस्टर्स की भी सुननी पड़ती है। राइट? तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? फाइनेंशियल एसेस के थ्रू ही ये सारी चीजें, गलतियां एंड जो वीकनेस स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट की जाती है थ्रू द इन्वेस्टर्स आल्सो। लेबर यूनियंस ऑब्वियस है, अगर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही तो लेबर यूनियंस ट्राई करेगा कि वेज इंक्रीज किया जाए, इट बोनस मिला जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इट अदर्स में आप लोग बोल सकते हो भाई कि टू स्टडी द प्रेजेंट बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशंस, जो अदर फर्दर पार्टीज हैं तो फिर वो हर तरह से देख सकते हो आपकी, चाहे रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन हो, टैक्सेशन हो, यहाँ पे फिर सारी पार्टीज आ जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इजी था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अपन को क्लियरली पता होता है कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है। बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से नहीं आते हैं, मतलब स्टिल जितने आएंगे, जो इस सेशन में हम कर रहे हैं ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये 100% गारंटी मेरी है। Right? इस चैप्टर से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चा? अगर ऑब्जेक्टिव सर आप बताना चाहो तो ऑब्जेक्टिव बता सकते हो क्या? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर, टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एज एन होल एज वेल एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में फाइंड आउट मतलब पता किया जा सके, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में पता किया जा सके, कितने एफिशिएंट है वो लोग काम को लेके, टू ascertain the relative importance of different components of the financial position of the firm, is it? तो टू ascertain the relative importance of different components, तो जो different different components यूज किए जाते हैं, कोई भी अगर अपने टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी वगैरह यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कितना यूजफुल रहा, कितना बेनिफिशियल रहा फॉर द कंपनी, इस चीज को भी देखा जाता है। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो वो भी फाइंड आउट किया जाता है कि भाई क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ करके इस साल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उसी चीज को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो पहले पता तो कैसे अपना प्रॉफिट इस साल बढ़ गया, कम हुआ है तो ऑब्वियस से सोचना पड़ेगा कि क्यों कम हो गया है। तो जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को डिटरमाइन किया जाता है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, कि किस रीजन की वजह से चेंजेस आए। देन नेक्स्ट है बच्चा, टू जज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू रिपे इट्स डेट एंड असेसिंग द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी चाहता है कि वो टाइमली फाइंड आउट करके रखे कि भाई हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है, हमें शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, हम अगर शॉर्ट टर्म में पैसा उठाते हैं तो क्या हम देने के लिए केपेबल है, अगर हम लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करते हैं तो क्या हम देने के लिए केपेबल है, हम इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी है। तो ऑल दो ये सारे कुछ एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने के पहले ध्यान में रख करके फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है कि यार इन चीजों पे काम किया जाए ताकि हम लोग इजीली फ्यूचर में और ग्रो करें। तो ऑब्वियस है भाई, हम टाइमली अपने आप को एनालाइज करने का बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? हम चाहते हैं टाइमली हम अपने आप को एनालाइज करते रहें और हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, इसके बारे में हम फाइंड आउट करते रहें ताकि आगे जा करके अच्छी चीजों को हम इंक्रीज करें एंड जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम रिमूव करते चलें। ऑब्वियस है, लाइफ का पार्ट है। वही सेम चीज हर कंपनी कर रही है, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो भी कंसिडर्ड एन पर्सन, एंड हम सबको पता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस बारे में भी ध्यान रखना है। देन टूल्स पे मैं बहुत ज्यादा अभी आप लोग को स्टिल यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपने आप में एक चैप्टर है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस अपने आप में एक चैप्टर है जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पर। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा फैमिली करवा देता हूँ टूल से। तो कितने टूल्स आपको पढ़ने होते हैं? टूल्स फॉर या टूल्स ऑफ हमने बोल दिया, फाइनेंशियल एनालिसिस की बात हो, इज इट? तो कौन कौन से टूल्स है बच्चा? तो अराउंड आपको 4 टूल्स पढ़ने होते हैं। ओके, तो जस्ट अ मिनट। तो 4 टूल्स में पहला टूल्स क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, देन दूसरा हो जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड हो जाएगा अपना रेशियो एनालिसिस, एंड फोर्थ विल बी योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि सर क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एज वेल एज, क्या वो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? दोनों में से एक चूज करें क्या? नहीं सर, उसकी जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में भी है। इज इट? तो वो एक ऐसा टूल है।
अदरवाइज बाकी 3 टूल्स मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड द थिंग इज की रेशियो एनालिसिस, और जो आपका लास्ट टूल था कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके सिलेबस में 4 टूल्स आपको पढ़ने होते हैं। तो कंपैरेटिव की जब बात की जाती है बच्चा, तो आपको समझना सबसे पहले कि कंपैरेटिव के अंदर ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कंपैरिजन, इज इट? तो कंपैरिजन बिटवीन द टू टर्म्स, ओके, दो फिगर्स को हम कंपेयर करते हैं। और ये सारे टूल्स जो है ना बच्चा, ये सारे टूल्स है इंट्रा फर्म एनालिसिस, यानी सिंपल सी बात है कि ये सारे टूल्स आपके टाइम सीरीज एनालिसिस से काम करते हैं, जहां पे दो डिफरेंट ईयर्स के डेटा को कंपेयर किया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप डिफरेंट कंपनी के साथ नहीं कर रहे हो कंपैरिजन, इज इट? तो अगर जहां पर आपको 2 साल का डेटा रिक्वायर्ड होता है, उसको आप बोलते हो बेसिकली 2 साल के डेटा में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इज इट? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलेंगे भाई इसको? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो बी नोन एज बच्चा डायनेमिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? तो जनरली इसको डायनेमिक एनालिसिस भी बोला जाता है। क्लियर है बच्चा? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर है सर, कोई टेंशन नहीं है। अब बोला गया प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ अ टाइम इन अ कंपैरेटिव फॉर्म टू गिव एन आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ 2 और मोर पीरियड्स, इज इट? तो ये ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से ज्यादा साल का अगर डेटा आप कंपेयर करते हो, देन इट इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है? द फाइनेंशियल डेटा विल बी कंपैरेटिव ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूज्ड। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप उन्हीं 2 साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो जहां पे दोनों ईयर्स में सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किए गए हो। ऐसा नहीं कि पहले कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए गए, सेकंड ईयर में कुछ और करें, इज इट? तो कंपैरेटिव फिगर्स इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज आल्सो बी नोन एज ट्रेंड एनालिसिस, ओके? तो दिस एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एंड ये मैंने आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, इज इट? ये जो रेड कलर से अपने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये रेड कलर से जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी चीजें कि कंपैरेटिव एनालिसिस विल आल्सो बी नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एज वेल एज डायनेमिक एनालिसिस, ओके? ये ध्यान रखिएगा। कॉमन साइज ऑब्वियस है, एक कॉमन बेस के कंपैरिजन में हम काम करते हैं, जो कि हमें पता होता है कि बैलेंस शीट अगर आया है, कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आया है, तो उस सिनेरियो में हम लोगों को जो बेस लेना होता है वो टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी लेना होता है। अगर हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ P&L आया, तो वहां पे टोटल बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाता है, ओके? सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदिन with a common item by expressing each item as a percentage of that common item। तो एक कॉमन बेस लेकर के हम उसी के कंपैरिजन में, उसी को बेस बना के सारे टर्म्स को कंपेयर करते हैं, एंड उसके कंपैरिजन में देख पाते हैं कि भाई बेसिकली इसके कंपैरिजन में कितना है। करेक्ट? चलो भाई बढ़िया। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है? तो यहाँ बोला गया द नंबर आर बॉट टू कॉमन बेस, ओके? सच स्टेटमेंट ऑल्सो अलाउड एन एनालिसिस टू कंपेयर द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीजें काम होती है भाई, ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उन कॉमन बेस के अकॉर्डिंग। एंड द थिंग इज की कॉमन साइज स्टेटमेंट यूजफुल फॉर बोथ इन इंट्रा फर्म एनालिसिस ओवर डिफरेंट ईयर्स एंड ऑल्सो इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन फॉर द सेम ईयर और फॉर सेवरल ईयर्स। दिस एनालिसिस इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, ओके? तो ये इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। दिस एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, ओके बच्चा? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस को लेकर के। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर यूजिंग द प्रीवियस डेटा ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन टू ऑब्जर्व द परसेंटेज चेंज ओवर टाइम इन द सिलेक्टेड डेटा, इज इट? तो ऑब्वियस है भाई, ये जो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है भाई बेसिकली कि जब 2 साल का डेटा आपने लिया, तो 2 साल के डेटा को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। लाइक एक चीज 50,000 रुपए थी, अब हो गई 1 लाख रुपए, तो चेंज कितने का आ रहा है बच्चा? तो चेंज आ रहा है 50,000 रुपए का। अब 50,000 रुपए का जो चेंज आ रहा है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो आप बोलोगे 100% का चेंज आ रहा है। तो ये जो 100% का चेंज आपने रिप्रेजेंट किया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड एनालिसिस। तो किसी भी दो टर्म्स को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो थ्रू द परसेंटेज, देन इट इज कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। गॉट इट बच्चों? सिंपल है। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर। ट्रेंड एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विथ इट्स लॉन्ग रन व्यू, आप लॉन्ग रन या आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप डिसाइड करते हो, डिस्कस करते हो, तो वहां पे ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज इट? द साइन ऑफ गुड और पुअर मैनेजमेंट डिटेक्टेड। तो बच्चा ट्रेंड एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो द साइन ऑफ गुड्स और पुअर मैनेजमेंट डिटेक्टेड, यानी कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है, खराब चल रहा है, ये फाइंड आउट आप कर सकते हो थ्रू द ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आप सबको पता है कि भाई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला अकाउंटिंग रेशियोज मेजर the comparative significance of the individual items of the income and the position statements। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनकम एंड पोजीशन स्टेटमेंट के जो डेटा है
उसको इंडिविजुअली जिसके साथ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहते हो, आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहते हो, आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालना चाहते हो, आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हो, तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। ओके बच्चा, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइजेस थ्रू द टेक्निक ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो ये चार कैटेगरी आपको याद रखनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि रेशियो एनालिसिस को क्लासिफाइड कर दिया जाता है डिफरेंट चार कैटेगरीज में। एंड द फर्स्ट कैटेगरी विल बी और लिक्विडिटी रेशियो, देन सेकंड विल बी और सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड विल बी और एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो जो रिप्रेजेंट करता है एफिशिएंसी को, एंड फोर्थ विल बी और बच्चा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट। फिफ्थ आपका जो टूल है बच्चा, इंपॉर्टेंट टूल जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में, तो द मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस बेसिकली, द फ्लो ऑफ कैश इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैश इनफ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो एंड द कैश आउटफ्लो। तो बच्चा जब आपका कैश इनफ्लो ज्यादा होता है और कैश आउटफ्लो कम होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बच्चा बेसिकली, हम अगर बात करें तो हम बोलते हैं बेसिकली कि अगर हमारा कैश इनफ्लो ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमारे पास पैसा आया है, पॉजिटिव, तो कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट अगर आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम, नेगेटिव, तो बेसिकली इसको यूज्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको फिर यूज्ड बोला जाता है। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि इट समराइज दैट द कॉज फॉर द चेंज इन कैश पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस बिटवीन डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। तो जब 2 ईयर की बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल होती है तो उस पे चेक किया जाता है बच्चा कि कैश में क्या चेंजेस आया, किन रीजंस की वजह से चेंजेस आया। एंड बेसिकली मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाई वी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो योर आंसर विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। अगर एक कंपनी एक से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उनके लिए कौन सी जो एक्टिविटी है वो बेनिफिशियल है, कौन सी एक्टिविटीज जो नेगेटिव है, इसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। गॉट इट? तो बच्चा ऑल दो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली कुछ मैच द कॉलम है बच्चा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या पूछ रहा है। एनालिसिस सिंपली मींस सिंप्लीफाइंग द डेटा, इज इट? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंप्लीफाइंग द डेटा। कि आपका एनालिसिस जो है वो डेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है उन डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। इंटरप्रिटेशन मींस डैश। तो भैया इंटरप्रिटेशन मींस क्या है? तो इंटरप्रिटेशन मींस होता है कि अगर आपने कुछ निकाला है, कुछ आपने एनालाइज किया है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा। कंपैरेटिव इज एनालिसिस आल्सो नोन एज बच्चा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये आप सबको पता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कॉमन साइज को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? तो वर्टिकल। एंड द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसको हम कैश फ्लो एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कैश फ्लो एनालिसिस। गॉट इट? तो इजी था हमारे लिए। एंड यहाँ पे हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि हम कंपैरेटिव को डिटेल में पढ़ेंगे उनके अपने चैप्टर के अंदर। कॉमन साइज भी हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं उसके लिए अलग से एक मतलब सेशन लेकर के आ जाऊंगा जिसमें हम कंपैरेटिव को अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, कॉमन साइज को अलग से पढ़ेंगे। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस आए। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ आता है, बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आता है, एंड कैश फ्लो भी आता है। तो ये एनसीईआरटी हमें कह रहा है भाई कि कैश फ्लो को मार्क करके आना अगर आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो, क्योंकि आप इसको फिर ना आप ये मत बोलना कि सर इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इज इट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं था, तो ऐसा मत करना आप। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस। तो कौन सा टूल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो भाई ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं कि सबसे ज्यादा किया जाता है सबसे कम किया जाता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टी कि भाई किसको क्या निकालना है, क्या चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हमारा अगेन आंसर क्या हो जाएगा? डी, इज इट? यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी। द एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स। अब अच्छा, कंपनी टू इट्स, अगर कंपनी अगर सपोज कर रही है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या हो रहा है बेसिकली भाई, तो एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय कंपनी किसको देती है भाई? तो जनरली जो भी एनुअल रिपोर्ट बनते हैं उन एनुअल रिपोर्ट को, सिंपल सा थॉट है कि शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। सारे शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट भेज दी जाती है कि भैया साल भर की हमारी ये एनुअल रिपोर्ट है, अब आप देख लो, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? उनका राइट है। बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना जो एग्जिट क्या है, कितना डेटा है, कितने का एसेट है, कितने की लायबिलिटी है, कितने के शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं यानी करंट एसेट्स हैं, कितने के लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हमेशा बोला हुआ है हमने, बी विल बी योर आंसर।
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, तो मैं इस चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स भी आप लोग को करवा देता हूँ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपने बोला हाँ सर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैश फ्लो इंक्लूड होगा, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा ट्रू। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। कॉमन सेंस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियोज आर टू टूल्स एम्प्लॉय इन वर्टिकल, तो यस दोनों चीजों के लिए, कॉमन साइज के लिए भी और रेशियो एनालिसिस के लिए भी सिंगल ईयर का डेटा ही रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या रेशियो एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करेंगे कि क्या 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो बच्चा इट टोटली डिपेंड्स, इज इट, यानी रेशियो एनालिसिस आप कर रहे हो तो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो रिलेशनशिप आप यहां पे बोल सकते हैं भाई कि ऑल दो बोला तो वर्टिकल एनालिसिस जाता है, बट रिलेशनशिप दो चीजों का हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप इनको कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हो पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से और करंट ईयर के रेशियो से। तो अगेन डी पे भी हम क्या बोलेंगे भाई, तो हम यहाँ पे ट्रू मार्क कर देते हैं। जेड रेशियो एनालिसिस इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। तो क्या डी के बाद हमारा जो ई क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी ट्रू है। एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यूज बाय ओनली बाय द क्रिएटर्स, क्या फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर यूज करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे यस सर, जो आपका मेन एक्टिविटीज होती हैं वो ही रिप्रेजेंट करता है, ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, तो ये भी ट्रू है। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एंड एनालाइज टू अराइव एट अ डिसीजन, तो ऑब्वियस मैंने आप लोग स्टार्टिंग में ही बोला कि क्यों हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू टेक द फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, सो अगेन दिस इज ट्रू, सारी ट्रू लग रहे हैं भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब देखो कैश फ्लो के लिए पूछ लिया गया कि भाई क्या ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस है, स्टार्टिंग की थी इन्होंने, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपने वहां पे भी ट्रू किया था, और अगर ये फाइनेंशियल एनालिसिस को लेके भी पूछेंगे तो भी आपको ट्रू ही मार्क करना है। In a common size statement, each item is expressed as a percentage of some common base. तो again true भाई, again true, and इसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कोई भी कंफ्यूजन? क्योंकि आप सबको पता है कि कॉमन बेस के बेसिस पे ही रिप्रेजेंट की जाती है बाकी सारी चीजों को। इट तो बच्चा ऑल दो काफी कुछ सीखने के लिए मिला इस चैप्टर से, एंड आई होप आप लोग की जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सेशन आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था, और नेक्स्ट किस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर बताना है कि किस चैप्टर को यहाँ पर लेकर के मैं उस चैप्टर का एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करूं आपके सामने। एंड मतलब आप लोग को एक चैप्टर मेरे साथ आप यहाँ पे करूं तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि यार इसका मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल डेप्थ में उसका पोस्टमार्टम कर लिया, अच्छे से कर लिया, हर एक चीज मुझे यहाँ पर मेरे अवेलेबल है। सो ऑल जो बच्चा फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चा। बट कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल था। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।